बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसटी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। हम पढ़ रहे थे भूमि के रूपांतरण के सामाजिक परिणाम क्या हुआ। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि विखंडीकरण हुआ और उस विखंडीकरण के क्या परिणाम हुए। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। उसका किसानों के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अब भारतीय किसान जो था वो विश्व की मंडी के लिए फसल उगाता था, इसलिए उसको खाद्यान्न की जगह अन्य फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। जब स्वपर्याय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी या ग्राम जब आत्मनिर्भर थे तो वो ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पादित करते थे, किंतु अंग्रेज़ों के आगमन के साथ और कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ फसलों के उत्पादन में भी परिवर्तन हो गया। साथ ही व्यापार भी निरंतर बढ़ रहा था, तो उसकी गतिविधियों का शिकार भी किसान हुआ। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की विशाल व्यापारिक संघ जो थे उनसे उसका कंपटीशन हो गया, जहां इन सारे देशों में बड़े बड़े फार्म हाउस थे, ट्रैक्टरों के द्वारा खेती की जा रही थी। वहाँ भारत का किसान आज भी हल और बैल ही यूज़ कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में किसान जो था उत्पादन तो कम ले रहा था और उसे कर अत्यधिक देना पड़ रहा था। धीरे धीरे वो मध्यस्थ महाजन जो थे उनका शिकार हुआ और उसे जो फसल थी वो समय से पहले ही बेचनी पड़ती थी। एक तो फसल आप अच्छा भाव आए उसके लिए वेट करके बेचते हैं, किंतु जो भारतीय किसान था उसके पास पैसे ही नहीं होते थे, तो वो जल्दी ही अपनी फसल बेच देता था ताकि वो अपनी ऋणग्रस्तता जो उसकी थी उसके ऋण चुका सके। तो वो धीरे धीरे जो मध्यस्थ महाजन थे उनके पूरी गिरफ्त में आ गया और इस तरह जो किसान था उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई इस वाणिज्यीकरण से। इसके बाद देखिए किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता। ये भी भारतीय जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया उसका एक सामाजिक परिणाम था कि किसान जो था वो निरंतर दरिद्र ही होता गया। किसानों की गरीबी के और भी अनेक कारण थे। समय समय पर होने वाले कृषि संकट के अतिरिक्त कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, तो इन सब कारणों से भी किसान को कर्ज लेना पड़ता था। वो कर्जदार होता गया और दरिद्रता में धंसता चला गया। मानसून अच्छा नहीं हुआ तो किसान के पास पहले का कोई जमा पूंजी होती नहीं थी कि वो महाजन को दे दे, तो उसे उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ता। इस तरह वो निरंतर कर्ज में डूबता रहा। भूमि कर के अतिरिक्त देखिए किसान को और भी कई तरह के कर देने पड़ते थे। पहले हमारे यहाँ पूरे के पूरे जो गांव था वो ज़मीन पर सब लोग मिलकर खेती करते थे, मिलकर ही कर देते थे। जितना भी अन्न उत्पादित करते थे उसका कुछ अंश वो दे दिया करते थे। अगर अन्न कम उत्पादित हुआ है तो लगान भी कम होता था, किंतु अंग्रेज़ों ने लगान निश्चित कर दिया। सूखा पड़ रहा है, ये बाढ़ आ गई या अन्य किसी वजह से फसल कम हुई है, तो भी उन्हें लगान उतना ही देना पड़ता था। फलस्वरूप किसान को महाजन से कर लेना पड़ता था। लगान भी देना है, कर भी चुकाना है, तो उसे डबल ऋणी हो गया और इस ऋण को चुकाने के लिए फिर वो और ऋण लेता। इस तरह वो निरंतर दरिद्रता में धंसता चला गया। गरीब किसान जमीन की अपनी आय का बहुत बड़ा भाग राज्य को दे देता था और उसे चीनी के लिए भी कर देना है, नमक पर भी कर देना है, केरोसिन पर भी कर देना है, साधारण उपभोग की चीज़ों पर भी कर लगाया गया था, वो भी उसे देना है।
ऐसी स्थिति को किसान बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके विपरीत कई जगह स्थायी बंदोबस्त किए गए, लगान को फिक्स कर दिया गया, वो भी किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जंगलों पर सरकारी एकाधिपत्य के कारण भी किसान को जलावन लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। देखिए, पहले जंगल बिल्कुल फ्री थे। किसान गांव में जो भी जंगल होता था उसमें लकड़ी उगती थी। किसान और सामान्य जनता जो भी थी उस लकड़ी को काट कर जलाने के लिए काम में लेती थी। अब जंगलात के कानून बन गए। इन कानून के अनुसार जो पूरे के पूरे जंगल थे वो भी सरकार के हो गए, तो आप उसमें से लकड़ी नहीं काट सकते। जब लकड़ी नहीं काट सकते तो आपको जलावन के लिए अन्य कोई व्यवस्था करनी होगी। ऐसी स्थिति में वो गाय के गोबर को जलाने के लिए काम में लेते थे। तो गोबर जो कि खाद के लिए काम में आता था वो अब खेतों में नहीं जा रहा था, तो खेतों की उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। इसी तरह चरागाह जो थे वो भी कम हो गए, वो भी अंग्रेजों के पास चले गए, उन पे भी कर लगा दिया गया। तो चरागाह योग्य भूमि नहीं है तो उन्हें चारा भी पशुओं को खरीद के खिलाना पड़ रहा है। तो जब उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही उनके पास पैसा नहीं है तो वो पशुधन को भी कुछ खरीद के खिलाएं, ऐसा किसानों के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो धीरे धीरे देखिए, पशुधन था वो बहुत ही, उसकी जो क्वालिटी थी, नस्लें थी, वो खराब होने लगी, बीमार रहने लगे, पशु मरने लगे। तो ऐसी स्थिति में किसान जो था ना तो पशुओं से उसे कुछ हासिल हो पा रहा था, ना ही जमीन में ही उत्पादन हो रहा था, तो वो निरंतर दरिद्र होता जा रहा था। किसान अपने और अपने परिवार के लिए तो पर्याप्त भोजन का प्रबंध कर ही नहीं पाता था। अपने जानवरों के लिए वो कैसे करता? बैलों की संख्या बढ़ती भी तो वो किसी न किसी वजह से, बीमारी की वजह से, भूख की वजह से वो मर जाते थे। इस प्रकार जमीन की उत्पादनशीलता जो थी वो निरंतर घटती गई। ऊपर उनकी किसानों की गरीबी लगातार असाधारण तौर पर बढ़ती गई। उनकी आय और जिम्मेदारियों के बीच बढ़ती हुई विषमता ने किसानों को अधिक कर्ज लेने के लिए बाध्य किया, लेकिन वे उसका सूद भी नहीं चुका पाते थे। इस प्रकार एक दूषित चक्र में किसान फंसता गया। उसकी ऋणग्रस्तता जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे उसकी बढ़ती हुई गरीबी का कारण भी वही सिद्ध हुई। किसान धीरे धीरे न तो ऋण चुकाने की स्थिति में रहा, न ही वह उसका सूद ही चुका पाता था। इस तरह वह महाजनों को अपनी फसल दे देने के लिए बाध्य होता था। तेजी से अपनी जमीन भी उन्हें बेचने लगा। किसानों की जमीन के स्वतः का अपहरण की ये प्रक्रिया 20वीं सदी में भी काफ़ी तेजी से जारी रही और किसान जो था वो धीरे धीरे सर्वहारा की जगह लेता गया।